है तो मंजिल दूर नहीं, कदमों के निशान दुनिया देखेगी। कहते हैं जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, अंधेरे को चीरते हुए ये अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इसी तरह भारत के स्टार्टअप्स भी कदम बढ़ा रहे हैं और छोटे स्टार्टअप्स बन रहे हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी वो कंपनियां जिनकी वैल्यू $1 अरब के पार निकल गई है। यूनिकॉर्न अब देश की आर्थिक रफ्तार में भी भूमिका निभा रहे हैं। बात चाहे रोजगार की हो या फिर ऑफिस स्पेस में जेंडर इक्वालिटी की, टेक्नोलॉजी की हो या फिर इनोवेशन की, युवा शक्ति के दम पर ये यूनिकॉर्न भारत की बुलंद तस्वीर पेश कर रहे हैं। मनी 9 पर हमने शुरू की एक खास सीरीज इंस्पायरिंग इंडिया द यूनिकॉर्न वे, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे ये कंपनियां नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे रही हैं। इंस्पायरिंग इंडिया द यूनिकॉर्न वे में बात उस यूनिकॉर्न की जिसने हमारे और आपके लिए लेस कैश वाली जिंदगी को आसान बनाया। हर फोन पे पहुंचाने के सपने में जुटा हुआ है फोन पे, और मेरे साथ हैं आज इस यूनिकॉर्न स्टोरी में फोन पे के सीईओ और फाउंडर समीर निगम। हाय समीर, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। और मैं आपका जो पूरा सफर देख रही हूँ, 6 साल का सफर है और यूनिकॉर्न का ताज, क्या यही जहन में था कि यही अचीव हम कर लेंगे 6 साल में, या आपको लग रहा था कि और वक्त लगेगा और आप पहले पहुंच गए अपने उस एक अहम माइलस्टोन पर? हाउ डज इट फील टू बी अ यूनिकॉर्न? थैंक्स प्रियंका। 6 साल तो लंबे कटे हैं, काम बहुत हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। थिंक जहन में यूनिकॉर्न बनना नहीं था। मैं आज भी हर एम्प्लॉय को यही बोलता हूँ, यूनिकॉर्न बनना जो है वो इंटर माइलस्टोन है। हमने जब चालू किया था, ये कंपनी जब चालू करी थी 2016 में, तब यूपीआई लाइव भी नहीं था। इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स की इतनी बात नहीं होती थी, कुछ वॉलेट कंपनीज थी, डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री छोटी थी, फाइनेंशियल सर्विसेज तो बहुत ही छोटा था। तो हम लोग ये बोलते थे कि हमें इंडिया में अगले 10 साल में हर भारतीय के फोन पे उनको डिजिटल पेमेंट्स का आदी बनाना है। तो ये नहीं कि एक ट्रांजैक्शन करा दिया, आदी बनाना है, ताकि कैश कैश ना हो इकोनॉमी में। डिजिटल पेमेंट्स होगा तो डेटा आएगा, डिजिटल पेमेंट्स होगा तो उस डेटा के बेसिस पे छोटे बिजनेसेस को और कंज्यूमर दोनों को लोन मिल पाएंगे। इंडिया में कोई लोन लेने जाता है तो ब्यूरो बोलते हैं आपके पास में डेटा फाइल नहीं है। लोगों के पास अगर डिजिटल पेमेंट्स करेंगे, उनको इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बता सकते हैं। इंडिया में किसी के पास में ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू हो सकती हैं। पेमेंट्स इकोनॉमी की बैकबोन है और हम लोग का मिशन ये था कि हम इंडिया के सबसे बड़े ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म बने। और हमने ये बोला था कि हमारा पहला माइलस्टोन 50 करोड़ कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट्स में लाना है, जो इनफैक्ट अब हमने स्पेसिफिक डेट डाली है कि 2022 दिसंबर तक हमें 500 मिलियन यूजर्स प्लेटफॉर्म पे लाने हैं। Great going, Sameer. But tell me something. COVID-19 has been that black swan moment for the countries, just not like for everyone, for our universe, But I think digital payments के लिए ये blessing in disguise रहा. How did the COVID-19 phase was for you? I mean, I think you really innovated yourself. तो जब कोविड हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस था। हर दुकान में डिजिटल पेमेंट का एक माध्यम था जहां लोग कर सकते हैं। डिलीवरी एजेंट्स के पास अपने फोन पे था। तो जैसे ही पहला लॉकडाउन हुआ, हमने दो चीजें देखी। एक, जो मोबाइल रिचार्ज, स्पेसिफिकली मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल ले रहा हूं, मोबाइल रिचार्ज का यूसेज ओवरनाइट बिल्कुल डिजिटल हो गया, क्योंकि सब लोग घर पे लॉकडाउन में थे। 19 दिन के लिए इंटरनेट के बिना तो मतलब आप घर से निकल नहीं सकते थे। तो मोबाइल रिचार्ज के लिए लोगों ने, जैसे डीमॉन में मनी ट्रांसफर के लिए कर रहे थे, मोबाइल रिचार्ज के लिए डिजिटल पेमेंट्स में आ गए। बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आ गया। और उसके बाद जब सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ और उसके बीच में जैसे ई कॉमर्स वगैरह खुलने लग गया, फूड डिलीवरी खुलने लग गई, तो जो भी लोग शहरों में थे जहां पे वो घर नहीं जा पा रहे हैं, शहर में अटके हुए हैं, ऑफिस बंद हैं, वो सब अपनी डिलीवरी चालू करने लग गए। सोसाइटली बहुत ही डिस्ट्रप्टिव था। मगर ये कहना आई थिंक सही है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहा है ये। इंडिया में कहते हैं भी करीब 60 से 65 करोड़ स्मार्टफोन है लगभग, उसमें करीब 30 से 35 करोड़ लोगों के पास में आज जो है डिजिटल पेमेंट्स का एक ऐप तो है ही।
दो चीज़ें जिसके लिए आप स्टैंड आउट किए मुझे लगता है वो एक ये रही कि लॉकडाउन के वक्त जब हमने देखा कि नौकरियां जा रही थी, आपने मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम दिया, फुल सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को, और दूसरी बात लॉकडाउन खुलने के बाद ईसॉप्स जो आपने दिया, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ मुझे लगता है एक बड़ा कदम था कि कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो वो सिर्फ वेल्थ अपने पास नहीं रख के लोगों तक अपने ही एम्प्लॉय को उसको ओनरशिप दे रही है एक हिस्से की. दिस वाज अमेजिंग. दिस इज लाइक अ एम्प्लॉय फर्स्ट पॉलिसी. प्लीज टेल अस अबाउट दिस. You have to recognize the value that every last mile worker is creating, and you have to align incentives that way. Firm believer that if it is collective value creation, then it needs to, you have to put your money where your mouth is, as they say. So जब हमारी कंपनी अभी रीसेंट पार्शल स्पिन ऑफ हुई है दिसंबर 2020 में, आपने भी सुना होगा, तो यूनिकॉर्न स्टेटस तो मिल गया, वो लोगों ने रिपोर्ट किया, $5.5 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई, वो लोगों ने रिपोर्ट किया. हमने अपने बोर्ड से ये बात करी कि भाई एम्प्लॉयज के लिए हमें बिल्कुल लास्ट माइल एम्प्लॉय और पेंट्री बॉय एंड पेंट्री गर्ल और फैसिलिटीज में और कस्टमर सर्विस में सबको जो है आज तक जो वैल्यू क्रिएशन हुई है उसका वी हैव टू शो देम द डिविडेंड्स ऑफ इट. तो हमने दिसंबर में ही जैसे ही स्पिन ऑफ हुआ उसके आई थिंक 7 दिन के अंदर में करीब एक्चुअली लिटिल ओवर $200 मिलियन, तो आप पकड़ लीजिए 1,500 करोड़ के ईसॉप्स इश्यू कर दिए हैं. ये पूल नहीं है, हमने 1,500 करोड़ के ईसॉप्स लोगों को, एम्प्लॉइज को दे दिए हैं. तो जो भी जूनियर मोस्ट एम्प्लॉई है, सबसे ज्यादा जूनियर एम्प्लॉई है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, तो उनको सबसे कम डिनोमिनेशन तो $5,000 का हो गया. तो ऑलमोस्ट लगभग 3.5-4 लाख का आज के वैल्यूएशन पे उनको हमने ईसॉप्स दे दिए हैं, और अब वो स्टैंडिंग पॉलिसी है. There was a lot of very, I think, heartfelt thanks that came to the management team and to the board in particular, and I think it's something that we are very proud of. I think inclusive growth अगर कंपनी के अंदर नहीं कर सकते, तो हम लोग जब बोलते हैं कि विजन लेवल पे मतलब इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्व करना है, अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग अपने आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, वो हम लोग को नहीं करना. If I was to sort of look back on the past 2 years, I think my favorite sort of bit has been the fact that you've given a lot of freedom to fail at PhonePe. If you pick something up and it doesn't really pan out as planned, we all just kind of get together and figure out what we can learn from it. And it's just a really sort of open, collaborative thing. That's been my favorite part about working here. शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, जो कि आपने करके दिखाया है. आप एक एक्सपेंशन स्प्री में हैं. आपने अभी बताया कैसे आप आगे और एक्सपेंशन करने वाले हैं और रिटेलर्स जोड़ने वाले हैं और स्मार्टफोन्स तक और सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है. तो जाहिर तौर पर इसका मतलब साफ है कि आपका धंधा बढ़ेगा. आपका धंधा जब बढ़ेगा तो आप देश के लिए भी तो नौकरियां क्रिएट होंगी. क्या किस तरह के नौकरियां क्रिएट होंगी, किस लेवल पे नौकरियां क्रिएट होंगी, शॉर्ट टर्म में क्रिएट होंगी, लॉन्ग टर्म में क्रिएट होंगी? क्या कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ज़्यादा हम नौकरियां देखेंगे एज कम्पेयर टू सम अदर स्टेट्स जहां आप पहुंच चुके हैं? सो जस्ट टेल मी अ बिट अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे फ़ोन पे करने वाला है. आज की तारीख में हम लोग के मतलब करीब 60 ऑफिस हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, सब जगह. तो हर स्टेट में कम से कम एक ऑफिस है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमें पूरे के पूरे 5,500 तालुकाज में मर्चेंट्स को अक्वायर करके, ट्रेन करके, एडुकेट करके उनको डिजिटल दुनिया में लाना है. तो ये लंबा सफर है, ये 5 से 10 साल का सफर है. तो ये रहा सॉर्ट ऑफ जियोग्राफिक स्प्रेड का आंसर. फोन पे जहाँ पे फोन है, जहाँ पे फोन के कस्टमर है, मर्चेंट है, हम लोग भी होंगे. तो हमने आज तक जो भी जॉब्स क्रिएट किए, हम लोग काफी सोच के करते हैं कि ये सस्टेनेबल है या नहीं. तो जो जॉब हम लोग के लिए हमको लगता है ये कुछ टेम्पररी है नेचर में, वो हम लोग एजेंसीज के थ्रू करते हैं. बाकी जो भी जॉब्स है हम लोग के हिसाब से ये करियर्स हैं. तो करियर्स में मेरे हिसाब में आज की तारीख में मतलब फुल टाइम एम्प्लॉइज जो हैं आज हमारे करीब 2,500 से थोड़े ऊपर हैं. ये अगले 5 साल में 8 से 10,000 तक जा सकता है. जो एजेंसीज के थ्रू हम लोग जो पूरे इंडिया में कवरेज कर रहे हैं लास्ट माइल पे, पिछले साल में 10,000 थे, आज की तारीख में करीब 17-18 हैं. ये इस साल के एंड तक करीब हम लोग 25 से 30,000 लोग को एम्प्लॉय करेंगे. वो नंबर कहां तक जा सकता है वो आज मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आज सिर्फ पेमेंट्स के लिए इतने लोग चाहिए. कल को मान लीजिए इंश्योरेंस और लेंडिंग, कलेक्शंस और ये सब काम होंगे तो उससे ज्यादा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से.
ओके समीर, आपने जो कहा कि आप इतने लोगों को हायर करेंगे, इसमें एक बहुत फोकस जो नज़र आता है वो ये है जेंडर इक्वालिटी का। आपने कहा कि आपके टॉप मैनेजमेंट में जो है दिसंबर 2021 तक 25% महिलाएं होंगी। ये कमिटमेंट जो है इसे ये कैसे आगे बढ़ रहा है? ये जो आप इतने सारे एम्प्लॉयमेंट करेंगे इसमें यानी महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी और टॉप मैनेजमेंट में भी महिलाएं फोन पे में नज़र आ रही हैं और आएंगी आगे। The discussion with the women in leadership was we have to actually make sure that they're not the exception to the norm, they become the rule. वो जो आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत रियल एक ग्लास सीलिंग है, वो एंट्री लेवल पे नहीं होती. आज कॉलेज में young girls and boys when they graduate they're all finding employment, so at the entry level is not a big problem, but by the time you get to mid to senior management बहुत ड्रॉप ऑफ हो रहा है इंडिया में, खास करके इंडिया में. दुनिया भर में भी होता है मगर यहाँ पे बहुत था. तो हम लोग की आज की लीडरशिप टीम में जब हमने एक्सरसाइज चालू करी 16% विमेन थे लीडरशिप में, जो बहुत ही गलत लगता है. तो हमने टारगेट लिया 2 साल का, एक्चुअली ये प्लान है. पहले साल के एंड पे 25% ऑफ द लीडरशिप टीम जो वाइस प्रेसिडेंट्स और डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो विमेन होने चाहिए. सेकेंड ईयर एंड पे हम लोग इसको 35 तक लेके जाएंगे. वंस 1 in every 3 leaders in the company are women, then we believe the system will take care of itself. Then it becomes sustainable. Then we are going to focus basically on the middle management. How do we make sure women who are transitioning into motherhood, women who are transitioning into married life, ये आपके normal lapses होते हैं career path में. Mobility, spouses get transferred, बच्चों के schooling, all these reasons we've identified. These are the reasons why women are not able to break out into the top echelons of companies. इन सबको सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करना है. तो एक्साइटिंग है, मेरे हिसाब से हो सकता है. This is an equal opportunity employer. There aren't too many companies which think of diversity and think of diversity so actively, and PhonePe is one of the few places which is doing that. Also, we've essentially taken up a target of having 25% women in leadership, which is very heartening. I think it's a lot of women like me are cheering for the fact that we've announced this initiative and giving women more opportunities to take on bigger roles. Okay, so now I want to talk about कि आपने केवल डिजिटल पेमेंट ही नहीं सिखाया लोगों को, आप लोगों ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करके फाइनेंशियलाइज करने की तरफ भी एक कदम बढ़ाया. यू आर सेलिंग म्यूचुअल फंड, यू स्टार्टेड विद गोल्ड, then I think insurance as well. So what kind of sort of attraction you see from people? I mean, do they come to you to buy investment product, and what's the impact you see going forward? जब लोग 100 रुपए की भी छोटी सी भी एक इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना चाहें, स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, हो जाएगा. मेरे हिसाब से मार्केट आगे है, डिजिटल के थ्रू ही होगी, क्योंकि ये सारे बिजनेसेस जो है वो कहते हैं ना, इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सोलिसिटेशन. तो जहां एजेंट नहीं पहुंचा वहां इंश्योरेंस तो कहां से बिकेगा. तो ये कहना कि इंडिया में पेनिट्रेशन नहीं है इंश्योरेंस का, गलत है. इंडिया में चैनल का ही पेनिट्रेशन नहीं था. जो एजेंट बोकारा नहीं पहुंचता वो वहां पे, मतलब आप वहां पॉलिसी कैसे बेचोगे. तो हम लोग का जो अपॉर्चुनिटी हम लोग जैसे देखते हैं, फोन पे अगर हर फोन पे है और वहां पे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स लिंक किए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड लिंक किए हुए हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, तो उनकी प्रोफाइल है. हम उनको अच्छे प्रोडक्ट्स, लोकलाइज प्रोडक्ट्स नच करके मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन रियली बढ़ा सकते हैं. मिशन ये है. What I love about PhonePe is basically we are on a journey to go all out and simplify insurance, bring it to every Indian, make sure that every Indian understands is able to experience insurance product and become the destination for the Bharat for insurance. प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो स्टार्टअप्स हैं वो नेशन बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं. उन्हें एग्जिट स्ट्रैटेजी और वैल्यूएशन को छोड़ करके ऐसे बिजनेस बनाने चाहिए जो लंबे दौर तक चले और लोगों को नौकरियां दें. आपको क्या लगता है इसमें आपकी जैसी कंपनियां क्या रोल अदा कर रही हैं और आपकी जैसी और कंपनियां क्या रोल अदा कर सकती हैं? इंडिया में भी टाइम आएगा. देखिए, ये आजकल यूनिकॉर्न इतना कॉमन शब्द हो गया है. 5 साल पहले शायद 2 थे, आज हर महीने निकल रहे हैं. तो ये भी प्रोग्रेस है मेरे हिसाब से. 5 साल में जिस टाइप की कंपनियां मिलेंगी, जिस टाइप के वैल्यूएशन होंगे, जिस टाइप की मार्केट फोकस होगी, तब तक ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये बज़वर्ड नहीं रहेगा. फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे बाकी सारे सेक्टर्स में बोलते हैं कि भाई इंडिया का डेटा प्राइस सबसे सस्ता है, सबके हाथ में सिम है, सबके पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी वैसे पहुंचेंगे.
₹3 का अगर शैम्पू का सैशे मिल सकता है तो ₹5 की पर डे इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं मिल सकती है? मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो वो भी बनाएंगे। फोन पे की वजह से आज हम लोग बहुत प्राउड हैं कि हमारे 28 में से करीब 20 से 22 करोड़ कस्टमर सारे टियर 2 एंड बियॉन्ड हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 10 करोड़ कस्टमर जो है आपके टियर 4 एंड बियॉन्ड और रूरल एरियाज में है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज है कि लोग डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। वो डेटा अगर हम लोग बैंक्स के साथ शेयर करें तो वो लेंड करने को तैयार हैं, अगर ब्यूरोज के साथ शेयर करें तो फाइल बन जाती है। तो ये चेंज तो मतलब 70 साल में पहली बार हो रहा है और ये बहुत जल्दी हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन दूर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बस ये है कि वो डेटा के साथ में जो आज के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आज के नए फिनटेक्स हैं, दोनों में से एक लेंडिंग चालू करे, स्मॉल टिकट करे। ऐसा क्यों है कि क्रेडिट कार्ड के एंट्री पॉइंट 50,000 की लाइन होता है, 5,000 की एंट्री लाइन भी देते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को देते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देते हैं। सबका रिपेमेंट एबिलिटी लंबा है, बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जो कि मुझे आपकी बातचीत से लग रहा है जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ये डिसाइड करने में मुझे लगता है आपके जैसे लोग रोल मॉडल बन सकते हैं। थैंक यू सो मच समीर, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। तो फ़ोन पे बना यूनिकॉर्न और इसलिए हम समीर से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी स्टोरी सुनकर मुझे लग रहा है कि रास्ता जो है अभी बस शुरुआत हुई है, रास्ता बहुत बाकी है, मंजिल अभी एक हासिल हुई है और भी कई मंजिलें हासिल करेंगे। तो इसी तरह इंस्पायरिंग स्टोरीज यूनिकॉर्न की हम सीरीज में लाते रहेंगे।